उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैची मंदिर पहुंचकर बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन कर की पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति ने 1 घंटे तक मंदिर में की पूजा अर्चना और लिया बाबा का आशीर्वाद। विद्युत कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज अपने आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रखा। ऐसे में विद्युत कटौती नहीं हो रही है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम देहरादून में सफाई कर्मचारियों को दिए गए वेतन घोटाले को लेकर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही रिपोर्ट में जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन दिया गया, उन सब की रिपोर्ट ली जा रही है। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता आयोजित की। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना के लिए 12-12 टेबल लगाई जाएंगी। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से टेबल लगाई जाएगी। मतगणना क्षेत्र में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, जबकि मतगणना क्षेत्र में मोबाइल सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने 12 काउंटिंग टेबल का अरेंजमेंट किया है। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 कक्षों का अरेंजमेंट किया है और हर कक्ष में एक ARO तैनात रहेंगे। हर टेबल पे जो हमारे कैंडिडेट हैं वो अपना एक काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं। उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है। उस प्रकार से जो हमारा पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है उसके लिए भी हमने सफिशिएंट टेबल्स की व्यवस्था की है। उनके लिए भी उनको अवगत करा दिया गया कि वो अपने काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं। जो RO टेबल होती है वहाँ वो इलेक्शन एजेंट या खुद रह सकते हैं। और जो हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, जैसा कि कमीशन के निर्देश रहते हैं। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से रिस्पना नदी के किनारे किए गए अतिक्रमण पर नगर निगम कार्रवाई कर रही है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं। इसे लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि यह कार्रवाई 2016 से पहले और 2016 के बाद दस्तावेजों के हिसाब से की जा रही है। जिन दस्तावेजों में आपत्तियां हैं, उनके खिलाफ नगर निगम अपनी पुरानी प्रक्रिया के नियमानुसार यह कार्रवाई कर रही है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इसमें जो भी सुनवाई हो रही है वो नगर निगम में हो रही है। अगर उनके पास कोई अपने दस्तावेज लेकर जाता है तो पहले सारे पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। चारधाम में जो हमारी यात्रा आ रही है, जो ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पे जो यात्रीगण आ रहे हैं उनके लिए हमारे वहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी हैं। और अब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बैकलॉग भी नहीं है और डेली बेसिस पे सभी जो यात्रीगण आ रहे हैं वो आगे यात्रा के लिए प्रस्थान। पास तो ऐसे अभी कोई भी नहीं आया है, क्योंकि जो भी सुनवाई हो रही है वो नगर निगम में हो रही है। और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे, अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स बाद में भी लाता है तो हमारी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है कि पहले सारे पक्षों को सुन लिया जाए और उसी के बाद कोई कार्रवाई करनी हो तो की जाए नियम से। उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश के मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि CMO और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही साथ अस्पतालों में भी कूलर और एक्स्ट्रा बेड को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रीटमेंट के संबंध में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, CMOs को हमने अवगत करा दिया है। और जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डेजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड एरियाज, जहां पे अगर कोई ऐसा पेशेंट नहीं पाया जाता तो हम उसको वहाँ पे ले जाएं। और हर जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था निश्चित करने के लिए हमने कहा है। और कुछ बेड्स भी हमने डेजिग्नेट करने के लिए कहा है हॉस्पिटल्स को।
ताकि इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट उपचार हम लोग प्रचलित लगे। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती गांव में दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। इससे दूसरा पक्ष घायल हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, लेकिन इस बीच दोनों पक्षों के लोग घायल होकर उस अवस्था में छोड़कर भाग चुके थे। आपको बता दें, लोगों ने घायल को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से चले गए। वहीं पुलिस ने घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। नगला इमरती में दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में गोली चलने की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। उसकी हालत खतरे से बाहर है और वो सामान्य स्थिति में है, लेकिन आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाले जा रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा भी यह घटना कारित की गई है, उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो कोई भी इस घटना में शामिल है, उनमें से कोई किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी के बनफुलपुरा हिंसा को लेकर कौमी एकता मंच की एक टीम ने इस इलाके में जाकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को लेकर बुधवार को मंच के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान सदस्यों ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए। वहीं उन्होंने सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। इस मामले में पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार लव जिहाद के नाम पर गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने घायलों को 5 लाख रुपए और मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। इस रिपोर्ट का जो मकसद है वो वहाँ के जो जनता है, जो पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हुई है, क्योंकि 10 तारीख के दिन जो पुलिस है वो घरों में घुसकर उन्हें मारा गया है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, बीमारों को नहीं बख्शा गया, महिलाओं को नहीं बख्शा गया, घर का टीवी, फ्रिज, कूलर से लेके तमाम सारी चीजें तोड़ी गई हैं। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम जो मांग करना चाह रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तो जो घायल है, ठीक है, उन घायलों को जो है सरकार 5 लाख का मुआवजा दे, और जो मारे गए, क्यों? क्योंकि वो जो मारे गए वो पुलिस की गोली से मारे गए। क्यों? क्योंकि जो पुलिस ने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर की जो बात कह रही है कि हमने ऑर्डर दिया, वो 9 बजे है। और जब अगर आप तथ्यों की जांच पड़ताल करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो गोलियां लगी है वो 7 से 7:30 बजे के करीब लगी है। तो गोलियां किसकी है और कौन दोषी है, उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी बात है। उधम सिंह नगर जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीम अवैध लैब और क्लिनिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण कर 32 अवैध कॉलोनियों, हॉस्पिटलों, झोला छाप चिकित्सकों 32 अवैध क्लिनिकों, हॉस्पिटल और झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 लाख का जुर्माना वसूला है। इसके साथ ही कुछ हॉस्पिटल और क्लिनिक को सीज किया गया है। जनपद में अवैध रूप से लगातार पैथोलॉजी क्लिनिक की संख्या काफी बढ़ रही है। 23-24 की बात करें तो लगभग 43 जगह हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें 32 जगह हमारे द्वारा सीजन सिली कार्रवाई की गई थी और उस कार्रवाई के अंगे हमने फिर उसमें पेनल्टी लगाई थी। पेनल्टी लगाने के बाद में नियमानुसार चालान संचालन किए जाने की शर्त पर उनको खोला गया था, जिसमें हमारे द्वारा 7,60,000 जो लगभग जो है वो पैसा उसमें वसूला गया था, शास्ति वसूल की गई थी और लगातार हमारे द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक आप पंजीकृत की बात करें तो हमारे यहाँ पे टोटल 706 जो सेंटर हैं वो पंजीकृत हैं, जिसमें 202 जो हैं वो स्थायी और 504 जो है वो अस्थायी पंजीकरण है यहाँ पर। बाजपुर के ट्रांसपोर्टरों ने खनन वाहनों की चेकिंग कर रहे निजी कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने निजी कंपनी के कर्मचारियों पर बिना वर्दी और आई कार्ड के वाहनों को चेक करने का आरोप लगाया। साथ ही ट्रांसपोर्टरों ने एसएसपी से अवैध रूप से वाहनों की चेकिंग करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। एक तो बात वो है और दूसरी बात यह है कि हमारी गाड़ियां होती हैं 40-50 स्पीड की, जो भी हो खाली रोड पे, तो ये अनियंत्रित स्पीड से आते हैं और स्पीड से आगे इतनी वाहियात तरीके से गाड़ी अपनी आगे लगाते हैं, मानो गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं आए, किसी कारण कुछ नहीं हो पाए, ब्रेक नहीं लग पाए हड़बड़ में, तो इनकी गाड़ी ठुक जाए, बंदा मर जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? गाड़ी मालिक क्यों जिम्मेदार बनेगा उनका?
किसी भी कारण कुछ भी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, किसी भी कारण एक बंदा, दो बंदा, कितने भी खत्म हो सकते हैं, ड्राइवर खत्म हो सकता है, तो उसका हर्जाना भरेगा कौन, ये बताओ आप। ये तो कह देते हैं कि साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब इसमें तो सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है ना सारी। हर चौराहे पे चार्जिंग की रिक्शा से, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से जगह जगह भागे फिर रहे हैं। बिल्कुल। पद्म विभूषण मोंटेक सिंह अहलूवालिया अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पद्म भूषण स्वर्गीय बीडी पांडे द्वारा लिखित पुस्तक स्वतंत्र भारत की सेवा में का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत चुनौतियां और स्थानीय स्तर पर उनके प्रभाव विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर विषय है, लेकिन इस मुद्दे का तत्काल प्रभाव नहीं पड़ने वाला और यही कारण है कि नीति निर्माता इसे महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने बदलते पर्यावरण के कारण हिमालय पर पड़ने वाले असर के अलावा यह भी कहा कि इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ने का भी खतरा है। इससे या जहां पहाड़ी इलाकों को खतरा है, वहीं तटीय इलाके भी जनजीवन प्रभावित होंगे। इस मीटिंग में लेक्चर फोकस ये है कि देखिए क्लाइमेट चेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। मेरी इम्प्रेशन ये है कि लोग जानते हैं कुछ क्लाइमेट चेंज है, लेकिन उनको काफ़ी इतना पता नहीं कि इसका क्या असर होगा, हम क्या कर सकते हैं इसको, मतलब इसका इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए जिसे कहते हैं अडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब ये है कि ट्राई करो कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैची मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज की पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने मंदिर में करीब 1 घंटे तक पूजा अर्चना कर देश की समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कैची धाम आकर अद्भुत अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सदैव देवी देवताओं के साथ संतों महापुरुषों की तपोभूमि रही है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की मुक्त कंठ प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश में सराहनीय कार्य से भारतीय संस्कृति को दुनिया में पहचान मिली। G20 जैसे कार्यक्रम में देश विदेश में देश की ख्याति बढ़ रही है। कांची धाम में आकर अभिभूत हूँ। देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है, नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। कोई देश 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत नहीं रखता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में 4 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, वहीं ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रदेश के 70 विधानसभाओं की गिनती के लिए 51 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नतीजे घोषित करने की कोशिश कर रहा है। पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है और पुलिस हमने 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारा स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। और भारत सरकार के चुनाव आयोग की जो नियम है उसको हमने सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में, वहां पर और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज उन लोगों को समझा दिया गया है। हरिद्वार जनपद के पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोक्सी की सूचना पर देर रात पथरी थाना पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों से सरेंडर करने की बात कही।
तब बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में मीर आजम नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का निवासी है। आरोपी पर गौ तस्करी और गैंगस्टर के कई मुकदमे दर्ज हैं। घटनास्थल से एक जिंदा गौवंश भी बरामद किया गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल रात एक देर रात में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद आजम है, उसके द्वारा गौ तस्करी की सूचना पुलिस को मिली थी। ये जो अभियुक्त है यह मुजफ्फरनगर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा है। इसको पुलिस के द्वारा तत्काल जो हमारे नाके लगा के जब चेकिंग की गई तो अलावलपुर के पास में इसके द्वारा पुलिस पर फायर झोंका गया था, जिसके द्वारा पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया में कार्रवाई करते हुए इसको अरेस्टिंग की गई। इस मुठभेड़ में इसके पैर में एक गोली लगी है, जिसको पुलिस के द्वारा तत्काल चिकित्सालय में भेजा गया है, वहां इसका इलाज चल रहा है। हरिद्वार में तापमान बढ़ने के साथ ही वन क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों और पक्षियों का भी गर्मी से बुरा हाल है। जंगलों में बने तालाब सूखने के कगार पर है, लिहाजा पानी की तलाश में वन्यजीव आबादी की ओर बढ़ रहे हैं। जिसे देखते हुए राजाजी टाइगर प्रशासन ने मोतीचूर और कांसरो रेंज के करीब 47 वाटर हॉल में पानी भरने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 5 बड़े तालाबों को भी टैंकों के माध्यम से पानी से भरा जा रहा है। इन तालाबों में हाथी जैसे बड़े जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। रेंज अधिकारी ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण जंगलों में तालाब सूखने लगे हैं, जिसके कारण हाथी, गुलदार और बाघ जैसे खूंखार जानवर आबादी में घुसकर जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहरहाल इस पहल ने मानव जनजीवन संघर्ष पर भी रोक लगा दी है। राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर वन्य जीव आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए प्रवेश करते हैं। उनको चिन्हित कर दिया गया है सभी रेंजों में। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं, जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर पानी निरंतर पानी उनमें डाला जा रहा है ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। राजाजी टाइगर रिजर्व। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।